कार्तिक जैसे ही आर्यन को पंच मारने बढ़ा, उसने जोर से बोला, क्लाउड फॉर तकनीक। यह तकनीक लेवल 2 के हाई रैंक की थी। तभी जब कार्तिक आर्यन को पंच मारने गया, उसके हाथों से उस वक्त हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। तभी आर्यन अपनी जगह से हट गया, जिससे कार्तिक सामने वाले खंभे से टकरा गया। तभी आर्यन बोला, इसी ताकत पर इतना फुदक रहे थे, अब देखो असली ताकत किसे कहते हैं। तभी वह अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी स्पीड वहां पर कुछ लोग ही समझ पा रहे थे। उसकी स्पीड देखकर तो चारों आदमी भी हैरान थे। तभी आर्यन ने कार्तिक पर ऊपर से हमला कर दिया था। इसमें कोई भी तकनीक या मार्शल टेक्निक नहीं थी। वह नॉर्मली ही फाइट कर रहा था। उसके हर मुक्के पर हड्डियां टूटने की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही पलों में आर्यन ने कार्तिक की सभी हड्डियों का चूरमा बना दिया था। अब बताओ, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, कौन ज्यादा ताकतवर है? कार्तिक दर्द से कराहते हुए जवाब देने में असमर्थ था। आर्यन ने उसे वहीं छोड़ दिया, मृतप्राय, एक सबक सीखने के लिए। यह लड़ाई आर्यन की बेरहम ताकत का एक खौफनाक प्रदर्शन था। पास लौट आया। यह तो बस शुरुआत है, आर्यन ने कार्तिक के कान में धीमी आवाज में कहा। जो तूने मेरे साथ किया, उसका असली बदला अब शुरू होगा। उसके इतना कहते ही कार्तिक की रूह तक कांप गई। वहीं मंच पर बैठे सभी लोग सोच रहे थे कि ये लड़का इतनी छोटी उम्र में इतना बेरहम है, तो बड़ा होकर क्या करेगा? तभी सबके कानों में बड़े बुजुर्ग की गुस्से से भरी आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे की ये हालत करने की? तभी आर्यन बोला, बड़े बुजुर्ग, शायद आप भूल रहे हैं कि आपने ही शर्त लगाई थी कि अगर कोई जीते तो वो हारने वाले के साथ कुछ भी कर सकता है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि शर्त तो सिर्फ मुकाबले की थी। तो ये शर्त कब लगी? क्योंकि उस वक्त सभी मुख्य सदस्य वहां पे मौजूद थे। तभी आर्यन वो दूसरा अग्रीमेंट निकाला, जिसे खुद बड़े बुजुर्ग ने बनाया था। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, भाड़ में जाए अग्रीमेंट, बच्चे, अब तुम्हें मरना ही होगा। तभी उन्होंने अपनी शक्तियां फैला दी। उनके पीछे एक सफेद बाघ प्रकट हुआ। उसी के साथ उन्होंने अपनी पूरी ताकत से आर्यन पर हमला कर दिया। उन्हें पता था कि ये उनका आखिरी मौका है अपने बेटे का बदला लेने का। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग बेहद हैरान थे, क्योंकि रायजादा परिवार के बड़े बुजुर्ग होकर भी एक बच्चे पर सारी ताकत के साथ अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ हमला कर रहे थे, जो सिर्फ मार्शल बॉडी के पहले लेवल पर था। लेकिन बड़े बुजुर्ग को अपने सम्मान की नहीं, अपने बेटे का बदला लेना था। आर्यन चुपचाप खड़ा था। उसने कुछ नहीं किया, पर जैसे ही बड़े बुजुर्ग का हमला उसको छूने वाला था, वह वहां से गायब हो गया और बड़े बुजुर्ग के पीछे प्रकट हो गया। उसने बड़े बुजुर्ग को एक गुस्सा मारा। इस वक्त उसके हाथों में भूरे रंग की आग जल रही थी। उसने उस वक्त विघटन की शक्ति को ऑन कर दिया था। कुछ ही देर में वो आग बड़े बुजुर्ग के चारों तरफ फैल गई। तभी बड़े बुजुर्ग को कुछ महसूस हुआ। उन्हें लगा उनकी ताकत कम हो रही है। कुछ ही देर में वे बिल्कुल बूढ़े हो गए। फिर वे जमीन पर गिर गए। आर्यन अभी भी नहीं रुका। उसने उनकी सारी ताकत को अपने अंदर समा लिया। इस वक्त उसके पूरे बदन में दर्द कांप रहा था। उसकी हड्डियां कड़कड़ाने लगी थीं। वो इस वक्त अपने शरीर की ताकत को नहीं संभाल पा रहा था। तभी उसकी ब्लड लाइन शुरू होने लगी। उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे ग्राउंड में कोई भी आर्यन को नहीं देख पा रहा था। तभी तुषार जी की आवाज आर्यन के कानों में पड़ी, बच्चे, अपनी ब्लड लाइन को खुद पर हावी होने से रोको, नहीं तो गजब हो जाएगा। तभी उनके हाथ से एक नीला खून निकला, जिसमें हल्की सी बिजली चमक रही थी। वह सीधा आर्यन के खून में समा गया। तभी तुषार जी की आवाज आई, बच्चे, तुम मेरी ब्लड लाइन का इस्तेमाल करो, जिससे किसी को कुछ पता न चले। बच्चे, हार मत मानना, तुम्हें इससे ज्यादा दर्द सहना होगा। दर्द के बिना तुम कुछ अच्छा हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारी मार्शल भावना जितनी तीव्र होगी, उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तभी उनकी आवाज बंद हो गई। उनकी आवाज बंद होते ही आर्यन ने जोर से दहाड़ा। वह इस वक्त डबल दर्द से जूझ रहा था। एक, वह बड़े बुजुर्ग की शक्तियां संभाल नहीं पा रहा था, और दूसरी,
तुषार ने उसको अपनी ब्लड लाइन दे दी थी, जो उसकी ब्लड लाइन से टकराने लगी थी। तभी उसने देखा कि तुषार जी की ब्लड लाइन शांत पड़ने लगी और उसका दर्द थोड़ा कम हुआ। इसी वक्त उसे याद आया कि उसे अपनी ब्लड लाइन का उपयोग नहीं करना था। तभी उसको कुछ सूझा। उसने अपनी ब्लड लाइन और तुषार जी की ब्लड लाइन को एक करना शुरू कर दिया। इस वक्त आर्यन की आंखें बंद थीं। उसके चारों तरफ इतनी रोशनी थी कि कोई भी आर्यन के पीछे नहीं देख पा रहा था। तभी आर्यन ने अपने दोनों ब्लड लाइनों को एक करना शुरू कर दिया। तभी उसके पीछे उसकी अपनी मार्शल स्पिरिट प्रकट हो गई और तभी वहां एक और मार्शल स्पिरिट प्रकट हो गई, जो एक नीला ड्रैगन था। उन दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। दोनों मार्शल स्पिरिट एक दूसरे पर हमला करने लगे। तभी इस लड़ाई की वजह से आर्यन के मुंह से खून आने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसने अपने दोनों मार्शल स्पिरिट्स पर दबाव बढ़ा दिया, जिसकी वजह से दोनों मार्शल स्पिरिट्स एक हो गई। इस नई स्पिरिट का ऊपरी हिस्सा मार्शल बागवान का था और नीचे का हिस्सा नीला ड्रैगन का। आर्यन को पता था कि कोई भी उसकी ब्लड लाइन को पकड़ सकता है, इसलिए उसने अपने पूरे मार्शल स्पिरिट को ड्रैगन में बदलने की कोशिश शुरू कर दी। बहुत प्रयासों के बाद उसके पीछे एक सुनहरा ड्रैगन खड़ा हुआ, जिसके ऊपर मिले जुले रंगों की धारियां थीं। उसके सिर के ऊपर पहले जैसा ही तेज था, लेकिन इस बार उसके ताज में 2 मणि चमक रहे थे, एक नीला और एक लाल। इन 5 मणियों के ऊपर एक सफेद बड़ा मणि था, जो उनका राजा था, यानी उजाले की ताकत, जो आर्यन का खुद का तत्व था। तभी ड्रैगन ने एक बार जोर से दहाड़ा, जिससे पूरा स्टेडियम कांप उठा। उस वक्त ड्रैगन के दाहिने हाथ में सुनहरी आग थी और बाएं हाथ में नीली आग, जिसमें थोड़ी सी बिजली भी समाई हुई थी। जब तुषार जी ने आर्यन की ब्लड लाइन देखी तो वह बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि आर्यन ने अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब यह एक नई ब्लड लाइन थी, जिसे तुषार जी समझ नहीं पाए कि यह कौन सी ब्लड लाइन है, लेकिन वह अंदाजा लगा सकते थे कि यह ब्लड लाइन सिंह परिवार की ब्लड लाइन से भी अधिक ताकतवर थी। वो इतने चकित थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। आज आर्यन ने वो कर दिखाया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तभी आर्यन हवा में 5 फीट ऊपर उठ गया। उसके पीछे उसका ड्रैगन खड़ा था। उसकी आंखों में नीली और सुनहरी आग जल रही थी। तभी आर्यन ने जोर से दहाड़ मारी, जिससे आसपास की सारी शक्तियां उसके अंदर समाहित हो गई। फिर आर्यन की एक और दहाड़ गूंजी और उसके बाद फिर एक तीसरी दहाड़। इन आवाजों के कारण जितने भी कमजोर लोग वहां मौजूद थे, उनके कानों से खून बहने लगा और वे सब जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति इस कदर दबाव में था कि किसी को अपने पैरों में जान तक महसूस नहीं हो रही थी। सब घुटनों के बल झुक गए थे। कुछ पल बाद वह दबाव खत्म हो गया। तभी सबने देखा कि पूरा ग्राउंड अब साफ हो चुका था और आर्यन अभी भी आंखें बंद करके हवा में खड़ा था। फिर उसने अपनी आंखें खोली, जिनमें सुनहरी चमक थी। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें सामान्य हो गईं और वह धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। इस वक्त वह खुद को बेहद ताकतवर महसूस कर रहा था। जब उसने अपनी ताकत को देखा तो वह हैरान रह गया। वह इस समय मार्शल भावना के 5वें स्तर पर पहुंच चुका था। वह खुशी से उछल पड़ा। सभी लोग हैरान थे, लेकिन तभी होस्ट ने घोषणा की, इस कंपटीशन के विजेता हैं आर्यन शर्मा। होस्ट की आवाज सुनते ही मारिया दौड़ती हुई आई और आर्यन को सबके सामने गले लगा लिया। फिर बिना कुछ कहे सबके सामने आर्यन को किस कर लिया। अब क्या होगा सबका रिएक्शन? क्या मारिया का आर्यन को किस करना रायजादा परिवार को मंजूर होगा? क्या वह आर्यन को रोक पाएंगे? सभी हैरान थे, लेकिन तभी होस्ट ने कहा, इस कंपटीशन के विजेता हैं आर्यन शर्मा। जैसे ही होस्ट की आवाज आई, मारिया दौड़कर आई और आर्यन को गले लगा लिया। फिर सबके सामने आर्यन को चूम लिया। उसके चूमते ही पूरे ग्राउंड में एक पल के लिए शांति छा गई। हेमंत जी सोच रहे थे, इसने तो जैसे खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है। तभी राजधानी के रायजादा परिवार का एक बुजुर्ग गुस्से में कांपने लगा। वह इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसकी शक्तियां बेकाबू हो गई थीं। तभी उसके पास खड़े दूसरे बुजुर्ग ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया और शांत होने को कहा। इतना सुनते ही
वह बुजुर्ग धीरे धीरे शांत हो गया। तभी आर्यन ने मारिया को छोड़ दिया। इस समय मारिया शर्म से लाल हो गई थी। अभी वे दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे कि तभी मिथुल ब्रांच के चारों बुजुर्ग उनके पास आ गए और मारिया से बोले, राजकुमारी, हमें अब चलना होगा। यह सुनकर मारिया ने आंसू भरी आंखों से आर्यन को देखा और बोली, मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। तभी आर्यन बोला, अगर तुम यहां रही तो हेमंत जी को परेशानी हो जाएगी और तुम नहीं चाहोगी कि हेमंत जी को परेशानी हो। मारिया ने हेमंत जी की तरफ देखा। उनकी आंखें भी इस वक्त नम थीं। फिर वे बोले, बेटा, आप घबराओ मत, वक्त निकालकर आपसे मिलने आता रहूंगा। फिर उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। उसी वक्त एक बुजुर्ग ने आर्यन से कहा, बच्चे, क्या तुम हमारे रायजादा परिवार में शामिल होना चाहोगे? यह सुनते ही मारिया की आंखों में चमक आ गई। उसने उम्मीद भरी नजरों से आर्यन को देखा। तभी आर्यन बोला, और क्यों चाहूंगा मैं रायजादा परिवार में शामिल होना? बुजुर्ग बोले, बच्चे, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा रायजादा परिवार मिथुल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक है। मिथुल साम्राज्य के हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह हमारे रायजादा परिवार का हिस्सा बने। तभी आर्यन बोला, मुझे नहीं लगता कि आपका परिवार इतना ताकतवर है। ताकत के मामले में भी आप लोग इस छोटे से साम्राज्य में दूसरे नंबर पर हो और आप लोग मुझसे कह रहे हो कि मैं आपके परिवार में शामिल हो जाऊं। कितनी मजाक की बात है। सबको लग रहा था कि वह अहंकारी हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि वह क्या है। वह पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार का वारिस था और इस पूरे महाद्वीप का उत्तराधिकारी। उसे ऐसे छोटे मोटे परिवारों में शामिल होने की क्या जरूरत थी? उसकी अहंकारी बातें सुनकर वह बुजुर्ग गुस्से से तमतमा गया। तभी वह बोला, बच्चे, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो हमारे परिवार में शामिल हो जाओ या हमें तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर आर्यन जोर से हंसने लगा और बोला, क्या बात है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हारा रायजादा परिवार इसी तरह से काम करता है? फिर वह हेमंत जी की तरफ मुड़ा और बोला, इसीलिए आप इस रायजादा परिवार पर इतना गर्व करते हैं? यही है मिथुल साम्राज्य का सबसे सम्मानित परिवार। इतना कहकर वह फिर से हंसने लगा। तभी वह बुजुर्ग बोला, अब बहुत हो गया बच्चे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहां एक बुर्ज हिलने लगा और एक बर्फ का नुकीला टुकड़ा उड़ते हुए सीधे उस बुजुर्ग के माथे के आर पार हो गया। वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। अचानक बर्फ की बारिश होने लगी। वहां मौजूद सभी लोगों को ठंड लगने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी, जैसे आज सब कुछ तबाह कर देगी। तभी रायजादा परिवार के एक कोने से एक खूबसूरत आकृति निकली और आसमान की ओर उड़ गई। बादलों से बिजली उस आकृति पर गिरने लगी, लेकिन उस आकृति ने अपनी एक उंगली ऊपर उठाई और उसके सामने बर्फ की एक दीवार बन गई। बिजली उस दीवार पर गिरी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आसमानी बिजली और ज्यादा भयानक हो गई। उसने लगातार बर्फ की दीवार पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उस पर दरारें पड़ने लगीं। तभी उस आकृति ने दोबारा उंगली उठाई और इस बार और भी मोटी दीवार बना दी। अब आकाशीय कहर शांत हो गया। फिर उस आकृति ने नीचे देखा। उसे देखते ही नीचे खड़े तीनों बुजुर्गों की रूह कांप उठी। तभी उनमें से एक बुजुर्ग बोला, एक मार्शल सम्राट। यह सुनकर वहां खड़ा हर एक व्यक्ति हैरान रह गया। वे सब जानते थे कि गायत्री जी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इतनी ताकतवर हैं ये किसी को पता नहीं था। तभी वह औरत नीचे आर्यन के पास आई और बोली, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, मैं समय पर नहीं आ पाई। ये आकृति कोई और नहीं बल्कि गायत्री जी थी। एक पल के लिए सब लोग बस उन्हें देखते रह गए। वह थी ही इतनी खूबसूरत। तीनों बुजुर्ग गायत्री जी की सुंदरता में खोए ही थे कि तभी उन्हें याद आया, इस औरत ने आर्यन को बेटा कहा था और आर्यन ने उसे मां। वे सोच रहे थे कि शायद उनका अंदेशा गलत है, लेकिन तभी उनके कानों में गायत्री जी की गूंजती आवाज आई, कौन है जो मेरे बेटे को मारना चाहता है? उनके इतना कहते ही वहां के आसपास का तापमान गिरने लगा। तभी वह बुजुर्ग बोला,
जिसने यंग मास्टर को धमकी दी थी, वह अब इस वक्त मर चुका है। हम बस अपनी राजकुमारी को लेने आए हैं। तभी गायत्री जी मारिया की तरफ मुड़ी और बोली, क्या तुम जाना चाहती हो? मारिया ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। यह देखकर गायत्री जी ने कहा, मारिया कहीं नहीं जा रही। यह सुनते ही बड़ा बुजुर्ग बोला, देखिए मिस, मैं जानता हूं आप बहुत ताकतवर हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा परिवार भी कमजोर नहीं है। ये तो सिर्फ एक शाखा है, मुख्य परिवार नहीं। तभी हेमंत जी बोले, मैं आज से ऐलान करता हूं कि हमारे परिवार का राजधानी के रायजादा परिवार से अब कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आज से यह परिवार अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेगा। उनके इतना कहते ही वह बड़ा बुजुर्ग गुस्से से तमतमा उठा। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। एक शाखा परिवार उसकी बार बार बेइज्जती कर रहा था। तभी उसने कहा, आप लोग तय नहीं करेंगे कि यह परिवार अलग होगा या नहीं? ये निर्णय हमारे कुल प्रमुख करेंगे। उसकी यह बात सुनकर अब गायत्री जी को भी गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे परिवार के फैसले तुम्हारे तक सीमित रहेंगे। यहाँ के कुल प्रमुख मेरे भाई हैं और वही जो कहेंगे वही होगा। इसके बाद उन्होंने एक झटके में उन तीनों को रायजादा परिवार के मेंशन से बाहर फेंक दिया। फिर उन्होंने अपने दोनों बच्चों की ओर देखा, जो उस वक्त बेहद खुश थे। तभी आर्यन उनके पास आया और बोला, मां, क्या आप सच में मार्शल सम्राट बन गई हैं? गायत्री जी ने बस सिर हिलाकर हां में जवाब दिया। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में रायजादा परिवार के कुछ लोगों की बातें पड़ी। ये सब नहीं होना चाहिए था। कुल प्रमुख को सिर्फ एक बाहरी सपोर्ट के लिए अपने ही परिवार से बगावत नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले बोलने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका बड़ा भाई कुलभूषण रायजादा था, जिसकी नजर कब से रायजादा खानदान की कुर्सी पर थी। उसी ने इस दिन की साजिश बहुत पहले रच ली थी, मगर गायत्री जी और आर्यन ने उसकी वर्षों की योजना को एक ही पल में बर्बाद कर दिया था। यही वजह थी कि वह बौखला गया था। अब वह छुप कर नहीं, खुलेआम जंग करेगा। उसी ने बड़े बुजुर्ग को बहलाया था और पहले ही रायजादा परिवार के आधे लोगों को अपने वश में कर लिया था। तभी वहां खड़े सभी लोग एक साथ बोलने लगे, वर्तमान कुल प्रमुख को अपना पद छोड़ना होगा। उन्होंने परिवार से बगावत की है, यह गद्दारी है। यह सब सुनकर गायत्री जी का गुस्सा और भी भड़क गया। वे आगे बढ़ने ही वाली थीं कि हेमंत जी ने उन्हें रोक लिया। वो नहीं चाहते थे कि परिवार में किसी का खून बहे। तभी उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस परिवार और इस पद से आज ही इस्तीफा देता हूं। इतना कहकर उन्होंने रायजादा परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। वे जाने ही वाले थे कि तभी एक आवाज गूंजी, यहां से सिर्फ आप जाएंगे, राजकुमारी यहीं रहेंगी और अपने घर जाएंगी। गायत्री जी ने पलटकर कहा, तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? अब न मारिया का इस खानदान से कोई संबंध है और न ही हेमंत भाई का। मारिया अब मेरी बेटी है और जो भी उसे मुझसे दूर करना चाहता है वो कोशिश करके देखे। और मैं बता दूं, जो भी आगे बढ़ेगा उसकी लाश भी नहीं बचेगी। उनके इतना कहते ही पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा, कल बाहर वाली मंदिर में आर्यन और मारिया की शादी होगी। जो रोक सकता है वो रोक ले। अगर रायजादा परिवार ने इसमें कोई दखल दिया तो मैं वादा करती हूं, कल के बाद इस जागीर शहर में रायजादा परिवार का नामो निशान तक नहीं बचेगा। उनके इतना कहते ही पूरा ग्राउंड शांत हो गया और वह बोली, कल बाहर वाले मंदिर में आर्यन और मारिया की शादी है। जो रोक सकता है वो रोक ले। अगर रायजादा परिवार ने इसमें दखल अंदाजी की तो मैं वादा करती हूं कि कल के बाद जागीर शहर में रायजादा परिवार का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। गायत्री जी के इतना कहते ही पूरा रायजादा परिवार सन्नाटे में आ गया। तभी वे चारों वहां से चले गए। बृजभूषण अपने दांत पीसते हुए बोला, जाओ, कुलपति को बता दो कि हेमंत को रायजादा परिवार से निकाल दिया गया है, लेकिन वह राजकुमारी को अपने साथ ले गया है और उसने कहा है कि अगर रायजादा परिवार में ताकत है तो कल राजकुमारी की शादी रोक कर दिखाएं। वहीं दूसरी ओर राजधानी में इस वक्त हलचल मच गई थी। पूरी राजधानी में यह बात आग की तरह फैल गई थी कि किसी ब्रांच के लोगों ने
मैं परिवार के लोगों की खुलकर पिटाई की और उन्हें वहां से भगा दिया। पूरे साम्राज्य में रायजादा परिवार का मजाक बन गया था। इसी बीच रायजादा परिवार की हवेली के पास 2 आदमी पहुंचे। उन्होंने दरबान से कहा, हम साइड फैमिली से हैं और हमारे पास बहुत बड़ी खबर है। दरबान बोला, रुको। फिर वह अंदर चला गया। अंदर बैठक चल रही थी, सभी लोग मीटिंग में थे। तभी दरबान वहां पहुंचा और बोला, कुल प्रमुख, मुझे अंदर आने की माफी दीजिए, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे आना ही पड़ा। एक आदमी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, वह और कोई नहीं, रायजादा परिवार का कुल प्रमुख संदीप रायजादा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, बोलो, क्या बात है? दरबान बोला, कुल प्रमुख, दरवाजे पर साइड फैमिली का एक आदमी आया है। वह आपसे मिलना चाहता है। उसने कहा है कि उसके पास बहुत बड़ा समाचार है। इतने में एक बुजुर्ग गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? उनमें अब भी इतनी हिम्मत बची है? कुल प्रमुख संदीप ने उसे शांत करते हुए कहा, उसे भेजो और सुनो, जब तक वह सब कुछ बता नहीं देता, कोई भी उस पर हमला नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर सभी ने हां में सिर हिला दिया। तभी अंदर वही बुजुर्ग आया जिसे बृजभूषण ने भेजा था। उसने कुल प्रमुख को इस साइड फैमिली के बड़े बुजुर्ग का सलाम किया। उसकी यह बात सुनकर संदीप बोला, क्या बोल रहे हो? तभी वह बुजुर्ग बोला, सरकार, हमने हेमंत को परिवार से बाहर निकाल दिया है और नए कुल प्रमुख ने अब भी आपके प्रति वफादारी की कसम खाई है। पर सरकार, हेमंत जाते जाते यह कहकर गया है कि कल पास वाले मंदिर में वह राजकुमारी से शादी करेगा। अगर रायजादा परिवार में ताकत है तो जाकर उसे रोक ले। ये सुनते ही संदीप के हाथ में जो पायला था वह चूरमा बन गया। वह बोला, बहुत हो गया। अगर वह मेरी बेटी की शादी मुझसे पूछे बिना करना चाहता है तो अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी संदीप का बड़ा बेटा जो वहीं बैठा था संकेत बोला, बाबा, हमें यह शादी रोकनी होगी। हम यह शादी हरगिज नहीं होने देंगे, वरना हमारे और शर्मा परिवार का वादा टूट जाएगा। ये लोग हमें चुनौती दे रहे हैं तो हमें भी उनका जवाब देना होगा। उसकी बात सुनकर संदीप ने हां में सिर हिलाया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी बड़ा बुजुर्ग बोला, एक बार रुकिए सरकार, हमें पता होना चाहिए कि वह हमें उकसा रहा है। इसके पीछे कोई तो ताकत है जिसके बल पर वह रायजादा परिवार से भी नहीं डर रहा। हमें उस ताकत का पता लगाना होगा। तभी वह बुजुर्ग जो जागीर शहर गया था बोला, सरकार, इस सब के पीछे एक औरत है जो एक मार्शल सम्राट है। एक मार्शल सम्राट? यह सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया, क्योंकि वहां बैठा हर आदमी जानता था कि एक मार्शल सम्राट कौन होता है। पूरे मिथुल साम्राज्य में गिनती के 2 या 3 ही मार्शल सम्राट थे। जिनके पास यह पद होता वह कोई बड़ा घराना होता। यहां तक कि पूरे रायजादा परिवार में भी कोई मार्शल सम्राट नहीं था। वे ऐसी शक्ति को कैसे छेड़ सकते थे? तभी उनमें से एक आदमी बोला, कुल प्रमुख, यह कैसे हो सकता है? एक मार्शल सम्राट छोटे से शहर में और एक छोटे परिवार में क्या कर रहा होगा? इन लोगों से जरूर कोई गलती हुई होगी। संदीप को भी लगा कि वह ठीक कह रहा है, लेकिन फिर भी वह गंभीर होकर बोला, एक काम करो, जाकर साजिद और मजीद दोनों भाइयों से कहो कि उनका वादा निभाने का वक्त आ गया है। साजिद और मजीद दोनों भाई हत्या करने में माहिर थे। वे दोनों मिलकर किसी 3 स्टार वाले मार्शल सम्राट को भी आसानी से मार सकते थे। एक बार संदीप ने उनकी जान बचाई थी, जिसके कारण दोनों भाइयों ने संदीप की मदद करने का वादा किया था। तभी वहां से एक बुजुर्ग उठे और उन दोनों को बुलाने चले गए। उनके जाने के बाद संदीप बोला, देखो, हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें तुरंत जाना चाहिए और हमारे पास जितने भी मार्शल बुजुर्ग हैं उन्हें इकट्ठा करो। कल हम उन पर हमला करेंगे और हमारी राजकुमारी को वापस लाएंगे। यह सुनकर एक बुजुर्ग तुरंत वहां से चला गया। कुछ देर बाद सभी लोग वहां जमा हो गए। तब बड़े संदीप ने एक वरिष्ठ बुजुर्ग से कहा, इस मिशन को तुम लीड करो। इस पर वह बुजुर्ग बोले, आप जैसा कहें मालिक। और वे वहां से रवाना हो गए। दूसरी तरफ आर्यन, मारिया, गायत्री जी और हेमंत जी चारों जागीर शहर के एक होटल में रुके थे। तभी हेमंत जी ने गायत्री जी से कहा, गायत्री बहन, आपने उन्हें भड़काकर सही नहीं किया।
अब वे जरूर हम पर पलटवार करेंगे। आप नहीं जानती वे कितने ताकतवर हैं। वे लोग निश्चित रूप से हमला करेंगे। हेमंत जी की बात सुनकर गायत्री जी मुस्कुराने लगी। उनकी मुस्कान का मतलब वहां किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में रायजादा परिवार इतना ताकतवर है? उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। इसके बाद वे अपने कमरे की ओर जाते हुए बोली, आप सभी घबराएं मत। अगर रायजादा परिवार ने हमला किया तो उसका नुकसान उन्हीं को होगा। उनके जाने के बाद आर्यन और हेमंत जी बहुत हैरान थे। तब आर्यन बोला, मामा, क्या आप जानते हैं मां का असली स्तर क्या है? यह सुनकर हेमंत जी बोले, अगर सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता तुम्हारी मां का असली स्तर क्या है। तभी आर्यन बोला, मां बहुत रहस्यमयी है। और फिर उसने खुद से कहा, दरअसल वह तुषार जी से बात कर रही थी। इसके बाद आर्यन ने तुषार जी से पूछा, गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि मेरी मां का असली स्तर क्या है? तब तुषार जी ने कहा, बच्चे, मैं भी यह नहीं पता लगा पाया हूं। या तो तुम्हारी मां मार्शल सम्राट से भी ऊपर हैं, या फिर उन्होंने कोई ऐसा रहस्यमयी तरीका अपनाया है जिससे उन्होंने अपना स्तर छुपा लिया है। ऐसा तरीका जिसे कोई मार्शल लॉर्ड भी नहीं पहचान सकता। उनकी बात सुनकर आर्यन चकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां के भीतर कितने राज छिपे हैं। तभी उसे तुषार जी ने कहा, बच्चे, मैं भी पता नहीं लगा पा रहा हूं। या तो तुम्हारी मां मार्शल सम्राट से भी ऊपर है, या फिर उसने अपने स्तर को छुपाने के लिए कोई रहस्यमयी तरीका अपनाया है जिसे कोई मार्शल लॉर्ड भी नहीं समझ सकता। उनकी बात सुनकर वह बहुत चकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां के अंदर कितने रहस्य छुपे हैं। आखिर वो है कौन? मैं इतना तो जानता हूं कि मैं सिंह परिवार से हूं, पर मां के अंदर कुछ और है जो शायद कोई और नहीं जानता। तभी उसने अपना सिर झटका और बोला, मैं भी क्यों अपना सिर पीट रहा हूं? और वह सोने चला गया। उन सबके जाने के बाद गायत्री जी रूम से बाहर आईं और बोली, बेटा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन और दिल में बहुत सारी उलझनें होंगी, लेकिन अभी ये सब सच जानना तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब तक तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, तब तक तुम इस बात से अनजान रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोलकर गायत्री जी आसमान की तरफ देखने लगी। तभी वह बोली, मैंने बहुत साल काटे हैं इस दर्द में, अब उनकी बारी है। इस बार मैं ऐसे आऊंगी कि उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। वह इतनी नफरत से बोल रही थीं, जैसे कि अगर वह जिसके बारे में बोल रही थीं, उसके सामने आ जाता तो वह इसी वक्त उसे मसल देती। खैर, रात बहुत हो गई थी। अब गायत्री जी भी जाकर सो गईं, क्योंकि वह जानती थीं कि कल बहुत ड्रामा होने वाला है। इसीलिए वह भी जाकर सो गईं। अगली सुबह वे चारों बाहर वाले मंदिर आ गए। वहां पर उन्होंने शादी की रस्में शुरू कर दी। अभी शादी शुरू ही होने वाली थी कि एक बूढ़ी और कर्कश आवाज आई, अगर तुम लोग अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप राजकुमारी को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। उसकी ये बातें सुनकर गायत्री जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को रोका और बोली, देखो, तुम जो भी हो, अगर 2 मिनट में यहां से नहीं गए तो आज पूरे मिथुल साम्राज्य से तुम्हारी फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। तभी उन्होंने हेमंत जी से कहा, आप सभी शादी करना शुरू करो, मैं खुशियां बांट के आती हूं। तभी वह एक पल में मंदिर से गायब हो गई और सीधे जाकर बड़े बुजुर्ग के पास खड़ी हो गई। वहां उनके आते ही पूरे माहौल में ठंडक छा गई। तभी गायत्री जी बोली, क्या तुम्हारे पास यही लड़ाकू है? यही इस सो कॉल्ड रायजादा परिवार की तैयारी है? बड़ा बुजुर्ग बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? चलो हम पहले कुछ बातें करते हैं, हो सके तो कहीं मैं तुम्हें माफ कर दूं। उसकी यह बात सुनने के बाद भी गायत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उन्होंने अपने हाथों को उठाया, जिसके बाद बड़े बुजुर्ग के पीछे खड़े सभी लोग एक साथ मारे गए। गायत्री जी ने अपना सिर ना में हिलाया, जैसे कि वह असहमत हो। उन्होंने कहा, मैंने सुना था कि रायजादा परिवार इतना शक्तिशाली है, तो कोई तो होगा जिससे लड़ने में फील मिले। तुमने सिर्फ बच्चे ही पाले हैं, इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे।
उनकी बात और ताकत देखकर तो बड़े बुजुर्ग की रूह तक कांप गई। तभी उन्होंने कहा, इतना अहंकारी होना सही नहीं है। आप नहीं जानती कि मेरे पास भी कुछ ताकतवर लोग हैं। तभी गायत्री जी बोली, ये दो अनमोल रत्न की बात कर रहे हो? साजिद, मजीद जरा बाहर आना। उनके कहते ही साजिद और मजीद दोनों बाहर आ गए। तभी वाजिद ने कहा, इस रायजादा परिवार को दुश्मनी के लिए मालकिन ही मिली थी क्या? तभी दोनों गायत्री जी के सामने आ गए। दोनों भाइयों ने झुककर ग्रीट किया और बोले, जी मालकिन। यह सुनकर तो बड़ा बुजुर्ग सदमे में आ गया। आखिर यह औरत है कौन? क्योंकि वह जानता था कि साजिद और वाजिद दोनों भाई कितने घमंडी थे। उनके सामने तो शर्मा परिवार का हेड भी इज्जत से बात करता था। वे दोनों कितने घमंडी और खतरनाक थे, यह पूरी राजधानी को पता था। लेकिन यहां वे दोनों छोटे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे थे। तभी गायत्री जी बोली, देखो, ये सारा कचरा अभी साफ करो। मेरे बेटे की शादी है, उसके बाद मैं इस परिवार के बारे में कुछ सोचूंगी। लेकिन पहले तुम लोग यहां खड़े हर आदमी को खत्म करके आओ। तुम्हारे राजकुमार की शादी है, ऐसे थोड़ी ही होगी। थोड़ा खून खराबा तो बनता है। उनके इतना कहते ही दोनों भाइयों ने सिर हाँ में हिला दिया। वे दोनों करना तो नहीं चाहते थे, पर वे जानते थे कि सामने वाली औरत कितनी खतरनाक है। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था इस पूरे दुनिया में। इतना बोलकर गायत्री जी वहां से चली गई। तभी एक बड़े बुजुर्ग बोले, तुम लोग जानते नहीं हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन हमारी रायजादा फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तभी वाजिद बोला, शायद तुमने मालकिन की बात पूरी तरह से सुनी नहीं। तो मैं बता देता हूं, जिसे तुम और तुम्हारी रायजादा फैमिली ने ऑफेंड किया है, उसके सामने तो इस साम्राज्य का राजा भी सिर झुकाता है। वो कभी इस रूप में नहीं आती, लेकिन अगर वो इस रूप में आई है तो इस तूफान में पूरा रायजादा परिवार उड़ जाएगा। और अगर कोई और भी तुम्हारा साथ देगा तो वो भी जलेगा। लेकिन अफसोस कि देखने के लिए तुम नहीं रहोगे। उसके बाद उन दोनों ने बड़े बुजुर्ग और उनके साथियों को मार डाला और जल्द ही सबके पास लौट आए। तभी गायत्री जी बोली, बेटा, इनसे मिलो। ये हैं तुम्हारे काका साजिद और वाजिद। हेमंत जी को ये नाम सुना सुना लग रहा था। आर्यन महसूस कर सकता था कि उस गुफा में जितने भी लोग थे, उन्हीं जैसे ये दोनों भी ताकतवर हैं। खैर, आर्यन और मारिया अब तक शादी कर चुके थे। तभी मारिया बोली, आप लोग सीधे होटल जाएं, मुझे थोड़ा काम है, करके आती हूं। इतना बोलकर वो जाने ही वाली थीं कि आर्यन बोला, मां, आप इस वक्त कहां जा रही हो? तभी गायत्री जी बोली, बेटा, इनसे मिलो। ये है तुम्हारे काका साजिद और वाजिद। हेमंत जी को ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा था। आर्यन महसूस कर सकता था कि उस गुफा में जितने भी लोग थे, उन्हीं जैसे ये दोनों भी ताकतवर हैं। खैर, आर्यन और मारिया अब तक शादी कर चुके थे। तभी मारिया जी बोली, आप लोग सीधे होटल जाएं, मुझे कुछ काम है, करके आती हूं। इतना बोलकर वो जाने ही वाली थीं कि आर्यन बोला, मां, आप इस वक्त कहां जा रही हो? तभी गायत्री जी बोली, कुछ नहीं बेटा, बहुत दिनों से एक अधूरा काम बचा है, उसे पूरा करना है। आप चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूं। आर्यन समझ रहा था कि उसकी मां क्या करने वाली है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आज उसके सामने उसकी नई मां थी। वह इस औरत को जानता तो नहीं था। उसकी मां इतनी खूंखार कभी नहीं रही थी। तभी मारिया जी ने आर्यन की आंखों में देखा और वह समझ गई कि उनका बेटा क्या सोच रहा है। तभी वह आर्यन से बोली, बेटा, आपके सामने बहुत से ऐसे राज हैं जो आप अभी नहीं जानते। बस आप इतना याद रखना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हाँ, पर एक बात याद रखना, आपकी मां कैसी भी हो, उसकी बस आपकी फिक्र है। इतना बोलकर उन्होंने आर्यन के माथे पर किस किया और बोली, मैं जानती हूं कि आपके मन में बहुत से सवाल हैं, पर वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। वक्त आने पर आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आर्यन ने अपने आप से वादा किया, मां, मैं बहुत जल्द इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि आप खुद अपनी सारी बातें मुझे बताओगी। उसके बाद वे तीनों होटल की ओर चले गए। उधर दूसरी तरफ राजधानी में रायजादा महल के ऊपर 3 लोग उड़ रहे थे।
उसी समय राजधानी के सभी लोग उन्हें उड़ते हुए देख रहे थे। राजधानी के राज परिवार का प्रधानमंत्री भी यह दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि 3 लोग उड़ रहे थे। तभी वह बोला, ये दोनों तो वही जुड़वा भाई हैं, और उनके साथ एक औरत भी है। वे तीनों और कोई नहीं बल्कि गायत्री जी, साजिद और वाजिद ही थे। तभी गायत्री जी के हाथ से एक शक्तिशाली रोशनी निकली, जो जाकर रायजादा परिवार के एक महल पर गिरी, जिससे पूरे रायजादा परिवार में हलचल मच गई। तभी गायत्री जी ने आसमान में ही बर्फ की एक कुर्सी बनाई और उस पर बैठ गईं। उनके पीछे दोनों भाई खड़े थे। इस वक्त गायत्री जी के चेहरे पर एक नकाब था, लेकिन फिर भी वह उनकी खूबसूरती को नहीं छुपा पा रहा था। तभी रायजादा परिवार का कुलपति बाहर आया। उसके साथ रायजादा परिवार के सबसे ताकतवर लोग थे। वह आगे आया और बोला, तुम हो कौन? और तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह रायजादा परिवार का इलाका है। तुम न सिर्फ यहां आई, बल्कि तुमने हम पर हमला भी कर दिया। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि रायजादा परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है कि कोई भी आए और हमला कर दे। तभी उसकी बात पर गायत्री को हंसी आ गई। उसने साजिद और वाजिद से पूछा, क्या यह रायजादा परिवार इतना योग्य है कि मैं इन पर ध्यान दूं? तभी दोनों ने कहा, पूरे रायजादा परिवार को खत्म कर दो। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। मैं ज्यादा देर यहां नहीं रह सकती। इतना कहते ही दोनों भाइयों ने अपना अपना औरा छोड़ दिया और रायजादा परिवार के सामने खड़े हो गए। तभी रायजादा परिवार के प्रमुख ने गायत्री की ओर देखते हुए पूछा, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस दुश्मनी की वजह क्या है? इतना सुनते ही गायत्री जी की आंखों में गुस्सा तैर गया। उनकी आंखें उस वक्त लाल हो गई थीं। तभी उनकी शक्ति उनके शरीर से बाहर निकल आई, जिसकी वजह से वहां पर सभी लोग कांपने लगे। पूरे रायजादा मेंशन पर बर्फ जमने लगी। तभी वह बोली, तुम्हारी पहली गलती यह थी कि तुमने मेरी शिष्या रागिनी को मारने की कोशिश की, और दूसरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, जिसकी कोई माफी नहीं है। यह सुनते ही पूरा रायजादा खानदान कांप गया। सभी के कानों में एक सख्त आवाज गूंजी, जल्दी से खत्म कर दो इस रायजादा फैमिली को। गायत्री जी ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, आज से मिथुल साम्राज्य में कोई रायजादा परिवार नहीं होगा। इतना कहते ही यह आवाज पूरे राजधानी में गूंज गई। तभी साजिद और वाजिद दोनों रायजादा परिवार पर टूट पड़े। यह खून खराबा देखकर रायजादा परिवार के लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन दोनों भाई उन पर टूट पड़े। कुछ ही देर में आधे से ज्यादा रायजादा परिवार के लोग मारे जा चुके थे। तभी दोनों भाइयों के सामने 2 आदमी आ खड़े हुए, एक बड़े बुजुर्ग और दूसरे छोटे बुजुर्ग। तभी उन दोनों ने भाइयों पर हमला कर दिया। अचानक इस हमले से दोनों भाइयों को एक झटका लगा और वे पीछे की ओर चले गए। उन्होंने सामने देखा, दोनों बुजुर्ग उनके सामने थे। यह देखकर दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपनी अपनी अंदरूनी ताकत को आजाद कर दिया, जिससे वहां का दबाव बहुत बढ़ गया। फिर वाजिद ने बड़े बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बड़ा बुजुर्ग भी कोई कमजोर नहीं था। इसी कारण दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिससे वहां की कई इमारतें गिर गईं। वहीं साजिद ने छोटे बुजुर्ग पर हमला कर दिया। हालांकि छोटा बुजुर्ग उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन उसने भी अच्छी टक्कर दी। उधर कुल प्रमुख इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसके सामने ही उसके सारे लोग मारे जा रहे थे, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसे अपनी इस बेबसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी शक्ति फैलने लगी। वह मार्शल बुजुर्ग के आखिरी स्तर पर था। तभी उसके पीछे एक फीनिक्स की छाया आ गई। उसके पीछे फीनिक्स की छाया आते ही पूरे माहौल में फीनिक्स की आवाज गूंज उठी। उसके बाद वह फीनिक्स गायत्री जी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी